पुनर्जन्म के बाद जब मैंने देखा कि आसमान से गिरता हुआ गमला मेरी पत्नी को लगने वाला है, तो इस बार मैंने सिर्फ ठंडी नज़रों से देखा और उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। जब गमला मेरी पत्नी पर गिरने वाला था, तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर उसे धक्का देकर बचा लिया था। लेकिन खुद मैं उस गमले की चपेट में आ गया। मेरे सिर में गंभीर चोट लगी, मुझे ब्रेन कंक्शन हो गया, मेरी आंखों की रेटिना खराब हो गई और मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गमला फेंकने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरी पत्नी ल्यूरोयान के दिल में बसा उसका पहला प्यार था। जब मेरी पत्नी ल्यूरोयान को ये बात पता चली, तो उसने उसी वक्त अपने पहले प्यार को माफ कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी देखभाल करेगी, मेरी आंखें बनकर पूरी जिंदगी मेरा साथ देगी। लेकिन मेरे जन्मदिन वाले दिन उसने जिद करके मुझे पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने साथ ले गई। जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो उसने मुझे वहीं अकेला छोड़ दिया। मैं घबराहट में कुछ समझ नहीं पाया और अचानक मेरा पैर फिसला, मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं नीचे गिरने लगा। चट्टान से गिरते ही मेरी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन लियू रुयान पहाड़ की चोटी पर अपने पुराने प्यार बाई युए गुआंग को गले लगाए खड़ी थी। वह हंस रही थी, उसे चूम रही थी और मेरी तरफ देखकर बोली, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। अब से तुम्हारी हर चीज मेरी और आशें की होगी। मेरी आत्मा हवा में भटक रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे उन्होंने शादी की, बच्चे हुए और वह सब कुछ हासिल किया जो कभी मेरा था। मेरे दिल में गुस्सा और नफरत भर गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अचानक उस दिन वापस लौट आया, जिस दिन मेरे ऊपर गमला गिरने वाला था। जल्दी करो, पेंटिंग प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। फिर मैंने महसूस किया कि मैं और मेरी पत्नी प्रदर्शनी के गेट के बाहर खड़े थे। मैं दोबारा जन्म ले चुका था। मैं उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन वह हादसा होने वाला था। लेकिन इस बार मैं उसे बचाने वाला नहीं था। मैं अपनी पेंटर पत्नी का अंजाम अपनी आंखों से देखना चाहता था। अगर उसका पहला प्यार उसकी आंखें छीन ले, तो वह क्या करेगी? मुझे चुप खड़ा देखकर लियू रुयान के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दी। उसने फिर मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सिर उठाकर इमारत की छत की ओर नजर दौड़ाई। तभी मेरी नजर तेजी से नीचे गिरते एक फूलदान पर पड़ी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार वह हादसा सामने था जिसने पिछली जिंदगी में मुझे अंधा बना दिया था और नफरत से भरी मौत दी थी। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार शिकार मैं नहीं था। क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी करो। लियो रुयान की नाराज आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी। तेज धमाके और दर्द भरी चीख एक साथ गूंज उठी। मैंने खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़ी लियू रुयान को देखा। मेरे दिल में दुख नहीं, बल्कि अजीब सी खुशी और सुकून उमड़ रहा था। मैंने छत की ओर देखा जहां से उसका तथाकथित सोलमेट जल्दी जल्दी भाग रहा था। उस पल मेरा मन हुआ कि दौड़कर उसकी पीठ थपथपाऊं और कहूं, शाबाश, बिल्कुल सही किया। लेकिन चेहरे पर मैंने घबराहट ओढ़ ली। बड़ी मुश्किल से आंखों में दो आंसू निकाले और चिल्लाया, जान, तुम्हें क्या हो गया? जान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज, कुछ तो बोलो। मैंने आसपास के लोगों की मदद से उसे कार में बिठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जानबूझकर मैंने वही रास्ता चुना जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक था। मैं चाहता था कि समय यूं ही बर्बाद होता रहे, ताकि इस जन्म में ल्यूरुयान भी वही असहनीय दर्द झेले जो पिछले जन्म में मैंने सहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद जब मुख्य डॉक्टर ने उसकी जांच की, आपकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर है। उनके सिर की नसों को गंभीर चोट पहुंची है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। डॉक्टर, प्लीज, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। वह एक मशहूर पेंटर है। अगर उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वह कैसे जी पाएगी? मेरे दिल में खुशी का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने गहरे दुख का मुखौटा पहन रखा था। मैं डॉक्टर की बांह पकड़कर रोते हुए उसे गुहार लगाने लगा। एक हफ्ते बाद लियो रुयान को होश आया। उसका पूरा सिर पट्टियों से लिपटा हुआ था और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं हर वक्त उसकी देखभाल करता रहा, लेकिन यह सब प्यार की वजह से नहीं था। लियो रुयान अभी मर नहीं सकती थी। उसे जिंदा रहना था, ताकि वह अपनी आंखों से, या यूं कहें, अपनी जिंदगी से यह देख सके कि जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही दरिंदा आखिर कैसे उसे बर्बाद करता है। तभी मेरे पिछले जन्म का बदला पूरा होगा। क्यों? मैं मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जान, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। अगर उस वक्त मेरी प्रतिक्रिया थोड़ी तेज होती तो मैं तुम्हें बचा लेता। काश चोट तुम्हें नहीं, मुझे लगी होती। तुम इतनी बेहतरीन पेंटर थी। अब न तुम्हें दिखाई देता है और तुम्हारा चेहरा भी बुरी तरह खराब हो गया है। आगे तुम अपनी जिंदगी कैसे जी पाओगी? क्या? यह सुनते ही लियो रुयान दर्द से चीख पड़ी और एक बार फिर बेहोश हो गई।
मैंने तुरंत उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा दी। अब वह मेरे लिए किसी काम की नहीं रही थी। उस पर अस्पताल में एक पैसा और खर्च करने का कोई मतलब नहीं था। घर लौटने के बाद लियू रुयान सुबह से रात तक अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती थी। घावों की जलन और दर्द से वह बुरी तरह तड़प रही थी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और बार बार मुझे ही दोष देने लगी कि मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं उसके लिए दलिया लेकर आया और अपने हाथों से खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में कटोरा झटक दिया। बदकिस्मती से उबलता हुआ दलिया सीधे उसके चेहरे पर जा गिरा। दर्द से वह फिर जमीन पर लोटपोट होकर चीखने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिंदा रहो। मुझे यकीन है कि तुम इस मुश्किल को हराकर एक दिन फिर से अपनी तूलिका उठा पाओगी। इसके बाद मैंने उसे दुनिया के उन लोगों की कहानियां सुनाई जो शारीरिक रूप से दिव्यांग या दृष्टिहीन होने के बावजूद अपनी जिंदगी में सफल हुए थे। लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद लियू रुयान और भी ज्यादा निराश हो गई। वह दर्द और गुस्से से चिल्लाई, क्यों? आखिर मुझे इस हालत में क्यों पहुंचा दिया? मैं शांत स्वर में बोला, जान, तुम्हें इस हाल में मैंने नहीं पहुंचाया है। जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है वह बहुत जल्द खुद तुम्हारे सामने आने वाला है। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। रुयान, रुयान, मैं हूं, मुझे माफ कर दो। मैं बाहर निकला तो देखा दरवाजे पर चूशेंग घुटनों के बल बैठा हुआ था। पिछले जन्म में जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, तभी उसने और लियू रुयान ने मेरे सामने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। आखिरकार मैं खाई में गिरकर मर गया। उस वक्त चू शेंग ने घमंड से लियू रुयान से कहा था, मेरा प्लान कैसा था? इसकी मौत ऐसे होगी कि पुलिस को भी हम पर जरा सा शक नहीं होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिलेगा। अब वही चूशेंग मेरे घर के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। वह लगातार सिर पटक पटक कर माफी मांग रहा था और रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह अचानक उठकर सीधे अंदर घुस आया। वह दौड़कर लियू रुयान के पास पहुंचा। रुयान, रुयान, तुम कैसी हो? रुयान ने कमजोर आवाज में कहा। आ शेंग, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? आ शेंग ने बिना झिझके जवाब दिया। कभी नहीं, बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिछले जन्म की तरह इस बार भी दोनों मेरी मौजूदगी पूरी तरह भूल चुके थे। सच में क्या दुख भरी प्रेम कहानी है। तभी चू शेंग लियू रुयान के पास से उठकर खड़ा हुआ और बोला, माफ कर दो रुयान, मैंने जानबूझकर गमला नहीं गिराया था। मैं तो बस चेन मो को थोड़ा सबक सिखाना चाहता था। रुयान, तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? पिछले जन्म में लियू रुयान ने चू शेंग का दिल जीतने के लिए बहुत कोशिशें की थीं। बड़ी मुश्किल से वह उससे रिश्ता बना पाई थी, लेकिन उनका प्यार मुश्किल से 2 महीने ही चल पाया। इसके बाद चू शेंग ने एक अमीर महिला से जल्दबाजी में शादी कर ली। बेबस होकर लियू रुयान ने आखिरकार मुझसे शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी को 10 साल हो गए। इन 10 वर्षों में लियू रुयान घर पर ही पेंटिंग बनाती रही। उसकी अपनी कोई कमाई नहीं थी। उस समय वह बिल्कुल भी मशहूर नहीं थी और उसकी कला की कोई कद्र नहीं करता था। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी तनख्वाह घर पर खर्च करता था और उसकी कला को निखारने के लिए नामी शिक्षकों से ट्रेनिंग भी दिलवाई। उन वर्षों में, ताकि वो बिना किसी चिंता के अपनी पेंटिंग पर ध्यान दे सके, मैंने खुद के लिए एक नया कपड़ा तक नहीं खरीदा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। लियू रुयान की पेंटिंग्स लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे उसका नाम पूरे कला जगत में फैलने लगा। हमारी आर्थिक हालत भी सुधर गई और हमने मिलकर एक कंपनी शुरू की। हालांकि कंपनी के सारे शेयर उसके नाम पर थे। मैं कंपनी का पूरा काम संभालता था और हर दिन काम में व्यस्त रहता था, जबकि लियू रुयान बिना किसी चिंता के सिर्फ अपनी कला और नई पेंटिंग्स बनाने में डूबी रहती थी। मेरी मेहनत और प्रबंधन की बदौलत उसके पास इतना पैसा था कि वह कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। पति, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और हमारे बच्चे का भी। तुम इन शहरों जैसी छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। मुझे लगा था कि लियू रुयान मेरे 10 साल से भी ज्यादा के प्यार और त्याग की कद्र करेगी, इस परिवार को अपनी पहली प्राथमिकता मानेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि शुरुआत से ही उसका दिल कभी मेरे साथ था ही नहीं। छू शेंग के लिए उसने अपनी आंखों के सामने मुझे दर्द सहते देखा, फिर भी कुछ नहीं किया। मेरे वर्षों का सच्चा प्यार और समर्पण आखिरकार सिर्फ दर्दनाक अंजाम लेकर आया। उन दोनों को साथ देखकर अब मेरे दिल में सिर्फ नफरत और पछतावा बचा था। आशेन, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब मैं भी करोड़ों की मालकिन हूं। तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए, मैं तुम्हें वैसी जिंदगी दूंगी। उसे यह तक याद नहीं रहा कि आज उसके पास जो दौलत, शोहरत और सब कुछ है,
वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर मुसीबत में मैंने उसके सामने ढाल बनकर सब कुछ सहा था। ये सब मेरी बदकिस्मती और बहते हुए खून की कीमत पर हुआ है। लियो रुयान, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? माफ कीजिए मिस्टर चेन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे लिए तो बस रुयान से मिल पाना ही काफी है। मैं आप दोनों का घर तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन छू शेंग अंदर से बेहद डरपोक और स्वार्थी आदमी था। जब उसकी नकली अमीर पत्नी उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी, तो उसने तुरंत तलाक लेने की ठान ली। पत्नी ने तलाक देने से इनकार किया तो वह सालों तक उसके अत्याचार सहता रहा। आखिरकार उसकी पत्नी गैरकानूनी कामों के कारण जेल चली गई। तब जाकर वह उस शादी से निकल पाया। अब आजाद होते ही वह फिर से ल्यूरुएन के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी चाल इतनी साफ थी कि जैसे उसका पूरा षड्यंत्र मेरे सामने खुली किताब बन चुका हो। तुमने मेरी पत्नी की ये हालत कर दी और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ भी कर दूं? चेन मो, आशेंग को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तो उसे पहले ही माफ कर चुकी हूँ। अब भी तुम किस बात पर अड़े हुए हो? माफ कीजिए, लेकिन यह मामला इंटरनेट पर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर अपराधी को कोई सजा नहीं मिली, तो और लोग भी ऐसी हरकतें करने की हिम्मत करेंगे। इसलिए मैंने चूशेंग के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अब जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। केस वापस लो, अभी के अभी। नामुमकिन। चेनमो, अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे तलाक ले लूंगी। हमारी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। उतना तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। लेकिन तुम्हें केस वापस लेना ही होगा। आधी संपत्ति देकर मुझे टालने की कोशिश कर रही हो? अब मुझे सिर्फ आधी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे पूरी जायदाद चाहिए। और तुम दोनों को अपने किए की पूरी कीमत भी चुकानी होगी। जैसे ही लियो रुयान के मुंह से ये शब्द निकले, माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। छू शेंग घबरा गया। वह लियो रुयान के पास गया और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। ये सुनते ही लियो रुयान ने ठंडी सी हुंकार भरी और चुप हो गई। इसके बाद चू शेंग अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर चैन, बताइए मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे माफ कर दें? अगर मुझे उम्र भर जेल में भी रहना पड़े, तब भी जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। ऊपर से पीड़िता ने भी मुझे माफ करने की बात कह दी है। फिर आप क्यों मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे? मैंने बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लियू रुयान इस समय बीमार है, उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर वह कुछ हद से ज्यादा बोल देती है तो मैं उसे समझ सकता हूँ। लेकिन तुमने उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैंने उसके साथ 10 साल से भी ज्यादा वक्त बिताया है। उसके साथ हर मुश्किल और तंगी झेली है। अब जाकर जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला और वह मशहूर हुई, तो तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन तुमने उसकी सबसे कीमती चीज ही छीन ली। मेरे थप्पड़ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि चू शेंग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना गाल पकड़ लिया और दर्द से चीखने लगा। लियो रुयान घबराकर उसे उठाने दौड़ी, लेकिन जल्दबाजी में वह खुद भी गिर पड़ी। चू शेंग तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे दुख सुख के सच्चे जीवन साथी हों। चू शेंग ने मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर चेन, मैं पूरी तरह होश में हूं। बताइए, आप मुकदमा वापस लेने के लिए क्या चाहते हैं? जो भी शर्त होगी मैं मान लूंगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे पूरी कंपनी चाहिए और तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति भी। छू शेंग ने तुरंत जवाब दिया, कंपनी के सारे शेयर तो लियो रुयान के नाम है। तुम्हारी मंजूरी या नामंजूरी से क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। या फिर अगर लियो रुयान एक अंधी और कंगाल औरत बन जाए, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? छू शेंग ने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं, मैं रुयान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक दस्तावेज निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। अगर ऐसा है तो मेरी शिकायत वापस लेने के लिए पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। क्या तुम 80% शेयर मांग रहे हो? अगले ही पल उसने उस समझौते को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। अब फैसला मेरे हाथ में था। साइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। रुको! चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, तुम बहुत लालची हो गए हो। इतना सब कुछ कैसे मांग सकते हो? अब तो वह अपनी असली सोच छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वही ल्यूरू यान का असली पति हो। चू शेंग, तुम ये मत भूलो कि तुम कब से मेरे और ल्यूरू यान के मामलों में दखल देने लगे। तुम्हें हक किसने दिया कि तुम यहाँ फैसले सुनाओ? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुमने तो हद ही पार कर दी। तुमने आखिरकार ए शेंग को धमकाने की हिम्मत कैसे की? ए शेंग ने गलत नहीं कहा। तुम सच में बहुत लालची हो। मैं इस समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अब लियोरू यान को क्या फैसला लेना है, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें आधे दिन का समय देता हूं। या तो मुझे मेरे हिस्से के शेयर दे दो, या फिर अपने उस प्रेमी को जेल जाते हुए देखो। अब फैसला तुम्हें करना है। इतना कहकर मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया, ताकि उन दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिल सके।
पिछले जन्म में वे दोनों पहले ही एक दूसरे के संपर्क में आ चुके थे, लेकिन लियू रु यान अपनी पहचान और रिश्ते की वजह से खुलकर बेवफाई करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसने और चू शेंग ने मुझसे जल्द से जल्द तलाक लेने का वादा किया था, लेकिन वे लगातार इस बात को टालते रहे। आखिरकार चू शेंग इंतजार नहीं कर पाया। गुस्से में उसने सीधे हम दोनों पर फूलदान फेंक दिया, ताकि एक ही वार में हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सके। मुझे पता था कि उसकी नज़र सिर्फ लियू रु यान के पैसों पर थी। वह उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि सिर्फ उसकी दौलत चाहता था। जब उसे पैसे नहीं मिले तो वह जान लेने तक पर उतारू हो गई। जब मैं अंधा हो गया था, तब वे दोनों बेखौफ होकर अपनी मनमानी करने लगे। लेकिन उम्मीद के मुताबिक 10 मिनट के अंदर ही घर के सीसीटीवी फुटेज में दोनों की एक दूसरे से लिपटे हुए तस्वीरें दिखाई देने लगीं। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और सारे सबूत अपने वकील को सौंप दिए। इसके बाद मैं अपने किराए के अपार्टमेंट में एक हफ्ते तक आराम करता रहा। इस पूरे हफ्ते चू शेंग ने पूरी लगन से अंदर बाहर हर तरह से लियू रोयान की देखभाल की। दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए हुए थे जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो। अब लियू रोयान को जैसे हर पल डर सताने लगा था कि कहीं वह छू शेंग को खो न दे। मुझे पता था कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। उसे मालूम था कि उसकी पूरी जिंदगी का साथ निभाने वाला इंसान छू शेंग ही है। अब जब वह अंधी हो चुकी थी, तो उसे डर था कि कहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार उसे छोड़कर न चला जाए। एक हफ्ते बाद मैं दोबारा कंपनी लौट आया। जब मैं मीटिंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया, तो देखा कि चू शेंग और लियू रु यान दोनों मुख्य सीट पर बैठे हुए थे। चू शेंग ने मुझे देखते ही कहा, मैं अब लियू मैडम का सचिव हूं। तुम्हें एक खबर बतानी है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सभी शेयरधारक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। सब जानते थे कि लियू रु यान की वापसी हो चुकी है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऑफिस आते ही इतना बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। छू शेंग ने गुस्से में कहा, चैन मो, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें निकाल दिया गया है। अब जल्दी से यहां से निकलो। तभी लियू रु यान ने ठंडे स्वर में कहा, चैन मो, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त कंपनी छोड़ दो। मैंने छू शेंग की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, छू साहब, लगता है मेरी पत्नी को बाथरूम जाने तक आपकी सेवा की जरूरत पड़ती है। हाल के दिनों में आपकी काफी मेहनत हो रही होगी, है ना? मेरी बात सुनते ही सभी शेयरधारक अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। छू शेंग का चेहरा गुस्से से कभी लाल तो कभी सफेद पड़ने लगा। चेन मो, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तुम्हें तो तुम्हारी अपनी पत्नी ने ही छोड़ दिया है, फिर भी तुम मुझे ताना मारने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने व्यंग्य से कहा, लगता है तुम दोनों अपनी आराम भरी जिंदगी में इतने डूब गए हो कि समय का भी ध्यान नहीं रहा। कहीं तलाक का केस वापस लेने वाली बात भूल तो नहीं गए? ये सुनते ही चूशेंग का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। असल में पिछले कुछ दिनों से उसका पूरा ध्यान सिर्फ लियूरु यान को अपने साथ बनाए रखने पर था, क्योंकि मेरे परिवार की सारी संपत्ति लियूरु यान के नाम पर थी। अगर वह सब कुछ हासिल कर लेता, तो सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म तक भी उसे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। लियूरु यान को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए उसने तुरंत सभी शेयरधारकों को मीटिंग रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया। सबके जाने के बाद चू शेंग ने प्यार जताते हुए कहा, रू यान, थोड़ा पानी पी लो। देखो, तुम्हारे होंठ भी सूख गए हैं। लियूरु यान ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद आ शेंग, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। चू शेंग ने भावुक होकर कहा, रू यान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे यहां रोक कर रखा गया था ताकि मैं तुम दोनों का ये घिनौना नाटक देख सकूं क्या? मैंने ठंडे स्वर में कहा, याद रखना, अभी मेरा और लियू रू यान का तलाक नहीं हुआ है। चू शेंग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, जिस आदमी से प्यार नहीं किया जाता, असली तीसरा इंसान वही होता है। चेन मो, अब बाहर जाने की बारी तुम्हारी है। फिर उसने घमंड से कहा, वैसे अब मैं रूयान का सचिव हूं। मेरे पास एक सम्मानजनक नौकरी भी है। अगर तुम केस वापस लेते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन मैंने बोला, 1 अरब से एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम लूट मचा रहे हो? लियोरू यान के पास कुल मिलाकर भी 1 अरब नहीं है। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। चू शेंग तुरंत लियूरू यान की तरफ मुड़ा और बोला, रू यान, देखो इसे। लियूरू यान ने उसे शांत करते हुए कहा, आ शेंग, घबराओ मत, मैं उससे बात करती हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चैन मो, मैं अपनी कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 40% शेयर। समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। साथ ही तलाक के कागजों पर भी साइन कर देना, ताकि बस औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाए। मुझे पता था कि वे इतनी बड़ी रकम आसानी से मुझे नहीं देने वाले, लेकिन इस आराम के समय में मैंने एक और मजबूत योजना तैयार कर ली थी।
जैसे ही समझौता साइन हो जाएगा, मैं अपना केस भी वापस ले लूंगा। चू शेंग अभी भी बहुत अनिच्छुक था। वह गुस्से से चेहरा बनाए बैठा था। इस बार तो तुम्हें बहुत फायदा मिल गया, ल्यूरो यान ने उसे समझाते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और जल्दी से चेन मो से तलाक ले सकती हूँ, तो यह छोटा मोटा नुकसान कोई मायने नहीं रखता। इन बातों से आखिरकार चू शेंग खुश हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, पत्नी, तुम्हें मेरे लिए 8 बच्चे पैदा करने होंगे। मैं उन दोनों की मीठी मीठी बातें सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। इसलिए मैं मुड़कर अपने ऑफिस में वापस आ गया। अब मेरे हाथ में कंपनी के 40% शेयर थे। यही मेरे जीवन की नई शुरुआत के लिए पहली पूंजी बनने वाले थे। मैं अपना सामान समेट ही रहा था कि तभी दरवाजे पर छू शेंग दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, चेनमो, तुम्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना? भले ही मैंने रोयान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया। इससे साफ है कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। मुझे क्या पता था कि एक बुरी घटना ही मेरे लिए अच्छी साबित हो जाएगी। तुम्हारे पास सामान समेटने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है। जल्दी करो, और आगे से मेरी पत्नी के सामने कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें इसका अंजाम दिखा दूंगा। कुछ ही देर बाद कंपनी के सभी बड़े अधिकारी मेरे ऑफिस में इकट्ठा हो गए। चेन सर, अगर आप जा रहे हैं तो हम भी ये कंपनी छोड़ देंगे। हम सब आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम आपके साथ हैं। ये पूरी कंपनी आपकी मेहनत और खून पसीने से बनी है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब वो धोखेबाज मर्द और औरत आपकी मेहनत का फल छीनकर खुद मालिक बनना चाहते हैं और ऊपर से आपको ही बाहर निकाल रहे हैं। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी आंखों में मेरे लिए सच्चाई और भरोसा देखकर मेरे मन में सचमुच एक नई शुरुआत करने का विचार आया और वह तुरंत कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी आप लोग यहां से नहीं जा सकते। इसी बीच लियो रुयान और चू शेंग का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आखिर लियो रुयान पहले से ही एक मशहूर शख्सियत थी। जब पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मैंने अपने पूर्व पति चेन मो से दिलो जान से प्यार किया। उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। लेकिन जब मैं इस हालत में पहुंची तो उसने मुझे बेरहमी से छोड़ दिया और दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मनाने लगा। उसी ने हमारे रिश्ते में दखल देकर मुझे और आशेंग को अलग कर दिया था। आज मेरी हर पल देखभाल सिर्फ आशेंग ही कर रहा है। अब मुझे बस यही पछतावा है कि मैंने चेनमो से शादी क्यों की। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आशेंग को दोबारा मेरी जिंदगी में भेज दिया। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। यह खबर तुरंत वायरल हो गई। लोग चूशेंग की जमकर तारीफ करने लगे और उसे हैंडसम होने के साथ साथ नेक दिल इंसान भी बताने लगे। लियू रुयान की कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल आ गया। दोनों ने इस मौके पर खूब पैसा कमाया। फिर चू शेंग ने मुझे मैसेज करके लियू रुयान द्वारा उसे दिए गए तरह तरह के लग्जरी गिफ्ट्स की तस्वीरें भेजी। इसके बाद उसने घमंड से मुझे फोन किया, चेनमो, देख लिया, लियो रुयान की असली किस्मत मैं हूं। हमारी कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं। तुम्हारे पास जो 40% हिस्सेदारी थी, अब बस उसे देखते रह जाना। मैंने तस्वीरों को ध्यान से देखा। उनमें कुछ असली तो कुछ नकली लग्जरी सामान था। यह देखकर मुझसे हंसी छूट गई। छू शेंग झुंझलाकर बोला, हंस क्यों रहे हो? मैं मुस्कुराकर बोला, रोने की बारी अभी तुम्हारी आने वाली है। अगर लियू रुयान सच में तुमसे इतना प्यार करती है तो उसने तुम्हें सिर्फ ये महंगे सामान देकर ही क्यों टाल दिया? उसने तुम्हें किसी भिखारी की तरह कुछ चीजें पकड़ा दी। अगर तुम सच में उसके लिए इतने खास होते तो वह तुम्हें लग्जरी कार, आलीशान बंगला या अपनी कंपनी के शेयर देती। क्या उसने ऐसा कुछ दिया? मेरी बात सुनते ही चू शेंग गुस्से से तिलमिला उठा और बिना कुछ बोले फोन काट दिया। मुझे पता था कि मैं उनके रिश्ते में दरार डालने में सफल हो चुका हूं। उन्होंने कुछ महीने तक खुशहाल जिंदगी जरूर बिताई, लेकिन अब वक्त था कि वे भी गिरकर असली मुश्किलों का स्वाद चखें। उस फोन कॉल के बाद से दोनों काफी शांत हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना प्यार दिखाना भी बंद कर दिया। सुना था कि उनके बीच अब कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। 10 साल से ज्यादा की शादी और पिछले जन्म की यादों के कारण मैं लियू रुयान को अच्छी तरह जानता था। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने हमेशा खुद ही रखती थी। वह कभी भी अपनी सारी संपत्ति छूशें के नाम नहीं करती, क्योंकि जैसे ही सब कुछ दे देती, वही उसे घर से निकाल देता। इसलिए वह पैसों का लालच देकर छूशेंग को हमेशा अपने वश में रखना चाहती थी, ताकि वह पूरी तरह उसी का वफादार बना रहे। इधर मेरी नई कंपनी आखिरकार शुरू हो गई। लियो रुयान की कंपनी में जो कर्मचारी रह गए थे, वे सभी मेरे भरोसेमंद लोग थे। अब मैं आधिकारिक तौर पर लियो रुयान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। तभी उसे आखिर एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गुस्से में उसने मुझे फोन किया और चिल्लाकर बोली, चेनमो, तुमने मेरी ही बिजनेस डील छीन ली। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मिस लियू, ये मत भूलिए कि कानूनी तौर पर हम अभी भी पति पत्नी हैं।
तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा जो है वह आपका भी है। फिर इतनी बेचैनी क्यों? मैंने आगे कहा, 3 दिन बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर मिलते हैं। 3 दिन बाद हमने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया। तलाक के कागज मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके बाद मैंने बिना किसी रहम के लियू रुयान के एक एक क्लाइंट अपनी कंपनी में लाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी कंपनी के पुराने कर्मचारी भी धीरे धीरे मेरा साथ देने लगे। जब तक लियू रुयान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में उसने एक एक करके कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उन कर्मचारियों ने न सिर्फ पूरा मुआवजा हासिल किया बल्कि तुरंत मेरी कंपनी में भी नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने मीडिया से संपर्क किया और उस पुराने मामले का खुलासा कर दिया जब चू शेंग ने ऊंची इमारत से सामान फेंका था और वे लोग मुझ पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब हमारा तलाक भी नहीं हुआ था तभी उन दोनों के अफेयर की पूरी सच्चाई मीडिया के सामने उजागर कर दी गई। देखते ही देखते ये खबर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लियो रोयान की कंपनी भी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। इसी दौरान जिस दिन मैंने एक बहुत बड़ी डील साइन की उसी दिन लियो रुयान मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ गई। उसकी असिस्टेंट उसे सहारा देकर अंदर लाई। इस बार उसका रवैया पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। हेलो मिस्टर चैन, मैं मुस्कुराकर बोला। अरे मिस लियू, आज मेरे ऑफिस आने की कैसे याद आ गई? आपके प्रिय साथी साथ नहीं आए? मेरी यह एक बात सीधे उसके दिल पर लगी। वह गुस्से से तिलमिला उठी। वह चू शेंग एहसान फरामोश निकला। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसी का फायदा उठाकर उसने चोरी छिपे मेरे फोन से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए। मेरे सारे बिजनेस संसाधन और कॉन्ट्रैक्ट भी हथिया लिए और करीब 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। मिस लियू, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आपका पैसा तो मिस्टर चू का ही पैसा है, फिर इतना हिसाब किताब रखने की क्या जरूरत है? वह बेबस होकर बोली। लेकिन वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? मैं उसकी बेशर्मी से भरे चेहरे को देखता रह गया। समझ नहीं आया कि उसमें यह बात कहने की हिम्मत आखिर आई कहां से। वह आगे बोली, पहले तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें, जो भी होता सब मेरे लिए बचा कर रखते थे। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? पहले जो कुछ हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। वह एहसान फरामोश टू सिर्फ मेरे पैसों के पीछे था। अब मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करते थे। मैंने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। बस, अगर आज तुम यहाँ यही सब कहने आई हो तो कृपया वापस चली जाओ। मेरे अडिग रवैये को देखकर उसकी सूनी आंखों से गंदे आंसुओं की दो धार बह निकली। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, मुझे पता है तुम बहुत दयालु हो। क्या तुम मुझे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होकर सड़क पर आते हुए देख सकते हो? अपने एक दो क्लाइंट मुझे दे दो ताकि मैं किसी तरह अपनी कंपनी बचाकर जी सकूं। मैं मुस्कुराकर बोला, मिस लियू, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज रात मैंने एक डिनर मीटिंग रखी है, आप जरूर आइए। मेरी बात सुनकर लियू रुयान पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरे ऑफिस से चली गई। उसे लगा कि पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी मैं उसे कभी भुला नहीं पाया हूं। जल्द ही तय समय आ गया। संयोग से मेरी और लियू रुयान की मुलाकात लिफ्ट के बाहर ही हो गई। मैं आगे बढ़ा और कहा, मिस लियू, आइए, मैं आपको सहारा दे देता हूं। मेरी यह बात सुनते ही लियू रुयान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। कमरे के पास से गुजरते हुए मैं एक गेस्ट रूम के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो इतनी कंजूस है कि मेरे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती। बड़ी मुश्किल से उससे कुछ पैसे निकलवाए हैं। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है। चू शेंग की बातें सुनकर उसके पास बैठी औरत जोर से हंस पड़ी। बहुत अच्छा किया, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। हम लियो रुयान उस बेवकूफ औरत के पैसे लेकर बहुत दूर चले जाएंगे और आराम से नई जिंदगी शुरू करेंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी लियो रुयान गुस्से से पूरी तरह कांप उठी। अगले ही पल उसने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे चूशेंग की तरफ दौड़ पड़ी। चूशेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पूरी मंजिल मैंने बुक कर रखी है। तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला यहां कोई नहीं है। चूशेंग गुस्से से चिल्लाया, आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। तुम मेरे पैसों पर ऐश करती रही, मुझे धोखा देकर मेरे सिर पर सींग चढ़ाए और ऊपर से मुझे मरवाने की भी कोशिश की। उस समय मुझे चेन मो से तुम्हें माफ करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो जेल में ही सड़ते रहना चाहिए था। चू शेंग की दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। लेकिन लियू रुयान पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वह उसे और भी बेरहमी से पीटती रही। इस बीच चू शेंग के साथ मौजूद वह महिला लियू रुयान के कमरे में घुसते ही बाहर निकल आई।
वह मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, बॉस, आज का काम ठीक से पूरा हुआ ना? मैंने संतोष से सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, तुमने शानदार काम किया है। बाद में तुम्हारा प्रमोशन होगा, साथ में अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। महिला ने मुझे धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। आज जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी योजना मैंने ही बनाई थी। हालांकि लिऊ रुयान अंधी थी, फिर भी चू शेंग उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता था। गुस्से से बेकाबू लिऊ रुयान के सामने चू शेंग पूरी तरह बेबस था। उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वह रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और लिऊ रुयान के पैरों को कसकर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मत मारो, प्लीज मत मारो। रुयान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन यह सुनकर लियू रुयान का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने फिर से उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। छू शेंग दर्द से चीख उठा, अपना पेट पकड़कर जमीन पर सिकुड़कर गिर पड़ा। उसके नीचे धीरे धीरे खून फैलने लगा। पता नहीं उसे याद है या नहीं, पिछले जन्म में मैं भी इसी तरह उनके सामने घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांग रहा था। वे लोग जरा भी दया नहीं दिखा रहे थे, बस मुझे तड़पते हुए देखते रहे। इस जन्म में आखिरकार चूशेंग को भी उसी दर्द का स्वाद चखना पड़ा। तभी होटल के सुरक्षाकर्मी ऊपर पहुंच गए और तुरंत 120 एम्बुलेंस पर कॉल किया। लेकिन मेरा इरादा चूशेंग को मरने देने का नहीं था। होटल के गार्डों को मैंने ही बुलाया था। मैं चाहता था कि चूशेंग जिंदा रहे, ताकि वह अपनी हरकतों की पूरी कीमत चुका सके। जब मेडिकल स्टाफ चू शेंग को स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आया, तब तक उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। वह लगभग बेहोशी की हालत में था। मैंने शांत स्वर में कहा, आइए, अब हम अपना बिजनेस डिस्कशन जारी रखते हैं। मैंने लियू रुयान की ओर देखा। वह ऐसे शांत बैठी थी मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी किसी ने कहा, मिस लियू, इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमारे पार्टनर कंपनियों को भी इसकी खबर मिल गई है। उन्होंने आज की मीटिंग स्थगित कर दी है। बाकी बातचीत अगली बार करेंगे। मैं लियू रुयान को होटल में अकेला छोड़कर घर लौट आया। आराम से अपने लिए रेड वाइन का एक गिलास डाला और बाकी तमाशा शुरू होने का इंतजार करने लगा। छू शेंग की इतनी बेरहमी से पिटाई हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन अस्पताल में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी हालत बेहद दयनीय हो गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वह नहीं सुधरी। वह फिर से अमीर और रसूखदार महिलाओं के बीच मंडराने लगी, ताकि उनसे पैसे ऐंठ सके। लेकिन इस बार चाहे वह कितनी भी मीठी मीठी बातें करती, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। तभी चू शेंग को पता चला कि लियू रुयान ने हर जगह यह खबर फैला दी है कि वह सिर्फ अमीर महिलाओं का पैसा ठगती है, लोगों को धोखा देती है और उनके रिश्ते तुड़वाती है। इसी एक बात ने उसकी कमाई का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी धीरे धीरे खर्च होकर लगभग खत्म हो गई। उधर लियू रुयान की कंपनी भी दिवालिया होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी थी। वह हर दिन मेरे पास आकर मुझे परेशान करती थी, बार बार मुझे फोन करती रहती थी। फिर उसने कहा, उस चू शेंग की बातों में मत आओ। असल में तुम्हारे लिए सही जीवन साथी तो मैं ही हूं। मेरी आगे की बात पर यकीन करना, मैं पुनर्जन्म लेकर आई हूं। पिछले जन्म में हम पति पत्नी थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे एक बेटा और एक बेटी थे। बुढ़ापे में हमारे बच्चों ने हमारी पूरी सेवा की और अंतिम समय तक हमारा साथ निभाया। लियो रुयान ने तुम्हारे सामने मेरे बारे में न जाने कितने झूठ गढ़े, लेकिन वह तुम्हें कभी सच में प्रभावित नहीं कर सकी। इस जन्म में मैं अंधी हो गई थी और मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैं छू शेंग की झूठी बातों में आ गई और बेवकूफ़ी करके तुमसे तलाक ले लिया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। हमारे एक बेटा और एक बेटी होंगे और हम पिछले जन्म की तरह फिर से खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। तुमने आज तक किसी और को नहीं चुना, इसका मतलब तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो। तभी अचानक किसी ने मेरा फोन मेरे हाथ से छीन लिया। मेरे पास खड़ी महिला ने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, अगर दोबारा मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत की तो इस अंधेपन से भी बदतर हाल कर दूंगी तुम्हारा। यह सुनकर लियू रुयान डर गई। उसकी बोलती बंद हो गई और उसने तुरंत फोन काट दिया। मैंने उस महिला को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतने साल इंतजार किया, फिर भी तुम उस घटिया औरत पर कैसे मर मिटे? लेकिन अब आखिरकार मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना चुकी हूँ। वह मेरी बचपन की दोस्त थी। उसे बचपन से ही मुझसे प्यार था, लेकिन मैंने कभी पलटकर उसकी भावनाओं को नहीं समझा। अब इस दूसरे जीवन का मौका मिलने के बाद मुझे आखिर समझ आया कि आखिर सच में मुझसे प्यार किसने किया था। कुछ ही समय बाद मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन लियूरोयान जिद करके मेरी शादी में आने निकली, लेकिन
रास्ते में अचानक छू शेंग के ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। लियो रुयान की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वह ट्रक को देख भी नहीं सकी और न ही उससे बच पाई। अगले ही पल चू शेंग के ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। जमीन पर पड़ी लियो रुयान को देखकर चू शेंग जोर जोर से हंसने लगा। लियो रुयान, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। हमने लाख योजनाएं बनाई, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। जब पुलिस चू शेंग को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब भी वह लगातार पागलों की तरह हंसता जा रहा था। वह पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। जब मुझे ये सब पता चला, तब मैं अपनी पत्नी के साथ कैंडललाइट डिनर का आनंद ले रहा था। यह भी मेरे लिए एक और खुशी की बात थी। अब वे दोनों एक दूसरे को बर्बाद करते करते अपनी ही बर्बादी तक पहुंच चुके थे। लियो रुयान की सारी संपत्ति आखिरकार वापस मेरे हाथों में आ गई। अगर शुरुआत में मेरा साथ, मेरा भरोसा और मेरी मेहनत न होती, तो वह कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। असल में यह सब मेरा ही हक था और अब मेरी नई और खूबसूरत जिंदगी सचमुच शुरू होने वाली थी।